दोस्तों कंप्यूटर कीबोर्ड पे जो कीज होती है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं होती है। ऐसा क्यों? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। क्या जिन साइंटिस्ट ने ये कीबोर्ड डिजाइन किया था उनको एबीसीडी नहीं आती थी? ऐसा इसका रीजन है? नहीं, इसका असली कारण क्या है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो पहली हार्ड डिस्क कंप्यूटर की इन्वेंट हुई थी वो बस 5 MB ही डेटा स्टोर कर सकती थी। तो आज के ज़माने में अगर आप एक MP3 सॉन्ग की साइज़ ले ले तो उसके बराबर की वो हार्ड डिस्क की साइज़ थी। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए 7 इंटरेस्टिंग कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स लेके आया हूँ। तो चलिए, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ढेर सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, learnmopro.com, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। दैट्स इट। अभी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब फैक्ट नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर 1945 में आप होते और उस जमाने में आप कंप्यूटर खरीदने का सोचते तो मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर खरीदने के पहले आपको एक बंगलो खरीदना पड़ता। आप बोलोगे यार कंप्यूटर खरीदना और बंगलो खरीदना इसमें क्या कनेक्शन है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर इतना बड़ा हुआ करता था कि वो एक छोटे से घर में नहीं बैठ सकता था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उसका नाम था ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना बड़ा था कि इसका वजन लगभग 30 टन था। और इसे मैं आसान भाषा में बताऊं तो ये लगभग 2 ट्रक के बराबर था। और ये कंप्यूटर 150 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी में आपके घर की बिजली कई दिनों तक चल सकती है। और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। अब वैक्यूम ट्यूब क्या है इसके बारे में आप जरूर जानना चाहोगे। वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होते हैं जिसमें से हवा को निकाला जाता है और उससे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और ये वैक्यूम ट्यूब स्विचेस और एम्पलीफायर की तरह काम करती थी। इनमें से कई ट्यूब्स हर रोज खराब होती थी जिसकी वजह से इस बड़े कंप्यूटर को आधे टाइम तो बंद ही रखना पड़ता था। और ऐसा कहा जाता है कि ये कंप्यूटर बिना खराब हुए मैक्सिमम 5 दिन चला था। तो ये था फैक्ट नंबर 7। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 6 की तरफ। वायरस। दोस्तों मैं उस वायरस की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल आप सुन रहे हैं न्यूज के अंदर। वैसे उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे क्यूरियोसिटी चैनल पे जाके चेक कीजिएगा या ऊपर आई बटन है उसमें हमने लिंक रख दी है। लेकिन फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ वायरस की वो है कंप्यूटर वायरस के बारे में। जी हाँ, कंप्यूटर वायरस एक उस तरह का ही प्रोग्राम है जैसे कि नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब ये वायरस आपके कंप्यूटर में एग्जीक्यूट या रन होता है तो ये अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है। लेकिन इस वायरस को पहले आने से रोकने के लिए क्या करना है ये बात तो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये कंटिन्यूअसली कनेक्टेड जो वर्ल्ड है इसमें वायरस फैलने के बहुत सारे जरिए हैं, जैसे कि ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो बहुत सारे कंप्यूटर वायरसेस वर्म्स थे और है भी, लेकिन उनमें से एक पुराना कंप्यूटर वर्म के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जिसका नाम था आई लव यू। जी हाँ दोस्तों, ये एक ईमेल वर्म था। मतलब आपके इनबॉक्स में ईमेल आता था जिसमें सब्जेक्ट लाइन में लिखा होता था आई लव यू और नीचे एक अटैचमेंट रहती थी लव लेटर फॉर यू। और जैसे ही उस अटैचमेंट पे आप डबल क्लिक करते थे तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर की फाइल को ओवरराइट कर देता था। और इतना ही नहीं, उस समय में आपके विंडोज एड्रेस बुक में या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के एड्रेस बुक में जितने भी ईमेल एड्रेस रहते थे उनको ऑटोमेटिकली आई लव यू नाम का ईमेल सेंड हो जाता था। और ये आई लव यू नाम का कंप्यूटर वर्म आया था साल 2000 में। और अगर आपको कभी आई लव यू सब्जेक्ट का मेल आता है तो ये मत समझना किसी लड़की ने आपको भेजा होगा। तो सतर्क हो जाइएगा इस ईमेल पे क्लिक करने के पहले। ये तो फैक्ट नंबर 6। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 5 की तरफ। दोस्तों अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आता है? हार्ड डिस्क कितनी जीबी की है, कितनी टीबी की है, इतना ही ख्याल आता होगा। लेकिन हार्ड डिस्क से रिलेटेड चौंकाने वाली खबर यह है कि जब पहला हार्ड डिस्क ड्राइव बना था तो उसमें सिर्फ 5 MB का स्पेस हुआ करता था दोस्तों, यानी कि आज के जमाने का एक गाना खाली उसमें बैठता था। और ये हार्ड डिस्क IBM द्वारा बनाई गई थी 1956 में और इसका वजन लगभग 1 टन था जिसमें 5 MB का डेटा स्टोर होता है। इसकी कीमत लगभग $50,000 थी दोस्तों। ये था फैक्ट नंबर 5। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 4 की तरफ। आप इन दिनों आराम से कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर को आसानी से कनेक्ट कर सकते, लेकिन ये बात सालों पहले इतनी आसान नहीं
थी, क्योंकि कंप्यूटर्स में हर एक डिवाइस कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कीबोर्ड के लिए सीरियल पोर्ट हुआ करता था, प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट हुआ करता था, और यहां तक आज भी देखेंगे आप तो मॉनिटर के लिए विजे पोर्ट अलग से रहता है। और उस जमाने में इतने सारे पोर्ट्स हुआ करते थे और उसकी वजह से ये सारे पोर्ट्स एक साथ कभी कभी काम भी नहीं कर पाते थे, और ये दिक्कत जो होती थी उसे खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज एक साथ आई और यूएसबी पोर्ट का इन्वेंशन हुआ। यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों, जो कि एक आसान और एक स्टैंडर्ड एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने का पोर्ट बन गया। और ये इन्वेंशन एक इंडियन ने किया था 1994 में। अजय भट्ट नाम के एक इंटेल एम्प्लॉय, उन्होंने और उनके टीम ने मिलकर यूएसबी का इन्वेंशन किया था। और उसके बाद यूएसबी 1.0 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसका ट्रांसफर स्पीड लगभग 1.5 MB टू 12 MB पर सेकेंड था। आगे की फैक्ट की तरफ बढ़ने के पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर अब तक के फैक्ट्स आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही में ऐसे ही फैक्ट्स, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं, आप क्यूरियस हो इसके बारे में, तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर ढेर सारे फैक्ट्स रिलेटेड हमने वीडियोज़ डाले हैं। आपके मन में भी सवाल आता है कि भाई हमारे आसपास की चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये सारी बातें अगर आपको जाननी, डिटेल में जाननी है, तो हमने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए, तो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है क्यूरियोसिटी चैनल की, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन पे भी क्लिक करके रखिए, और साथ ही में इसके ऊपर जितने वीडियोस है वो भी आप देख लीजिए। फिलहाल तो अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 3 की तरफ। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो कीज होते हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, तो चलिए जानते हैं इसका असली रीजन। अब सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि हमारे जो कीबोर्ड के कीज का पैटर्न होता है उसे क्वाड्रेटिक कीबोर्ड पैटर्न बोला जाता है। जी हाँ, हम हर रोज जो कीपैड यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन से और कंप्यूटर में, वो क्वाड्रेटिक कीबोर्ड होता है। और ये क्वाड्रेटिक कीबोर्ड का इन्वेंशन क्रिस्टोफर शोल्स ने 1868 में किया था, लगभग आज से 150 साल पहले दोस्तों। और इस क्वाड्रेटिक लेआउट में कुछ तो बात होगी जो आज तक हम यूज करते आ रहे हैं। शुरुआत में कंप्यूटर का कीबोर्ड नहीं हुआ करता था, टाइपराइटर पे टाइपिंग किया जाता था, और ये जो टाइपराइटर थे उनकी कीज पियानो कीबोर्ड की तरह थी, और उसपे जो लेटर थे उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया था, जैसे कि ABCD। और ये जो टाइपराइटर्स थे वो एक परफेक्ट मैकेनिकल डिवाइस थे, उनमें बहुत सारे मैकेनिकल लिंकेजेस का इस्तेमाल किया जाता था। और टाइप करते समय इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमनली एक साथ आते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कीपैड पे ऐसे अल्फाबेट आजू बाजू में ही प्लेस किए थे जिनका इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में एक साथ और बार बार होता है। हाई स्पीड में टाइप करते समय जब ऐसे अल्फाबेट एक साथ टाइप होते थे तब टाइपराइटर जाम होता था दोस्तों। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस्टोफर शोल्स ने इन वर्ड को दूर दूर कर दिया और क्वेरेटी नाम का पैटर्न डिजाइन कर लिया। और ये कॉम्बिनेशन इतना फेमस हुआ कि बाकी सारी टाइपराइटर कंपनी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और इसी हिसाब से आगे के सभी टाइपराइटर अपने बनाने लगे। और ये असल में तो टाइपराइटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये इतना फेमस हो गया कि आगे चलकर कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी यही पैटर्न को कंटिन्यू कर लिया गया। ये तो फैक्ट नंबर 3। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, आप सभी इंटरनेट तो यूज करते ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट का भी वजन होता है? ये बात जानकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि क्या बात कर रहे हो सर, इंटरनेट का भी वजन होता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, इंटरनेट का भी वजन होता है। और मैं कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप की वजन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं डेटा के वजन की बात कर रहा हूँ। तो अब आप सोचोगे कि यार इसको मेजर किसने किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि साइंटिस्ट ने इसे मेजर नहीं किया है, उन्होंने बस इसे कैलकुलेट किया है। और जितनी भी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे कि वेबसाइट, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, ईमेल, इन सभी को हम डेटा बोलते हैं। और इस डेटा का फिजिकल एनर्जी और मास दोनों भी होते हैं। जो भी डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टोर होता है। और जैसे आपने साइंस में पढ़ाई होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का भी वजन होता है दोस्तों, जो कि बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वजन लगभग 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। और साइंटिस्ट के हिसाब से 50 KB का इमेज स्टोर करने के लिए 800 करोड़ तक इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। और कुछ साइंटिस्ट के कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप 4 GB का डेटा मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं तो आपके मोबाइल का वजन 0.000 ऐसे 18 बार 0 के बाद 1 ग्राम से बढ़ेगा। और 2011 में साइंटिस्ट ने पूरे इंटरनेट पे जितना भी डेटा है उसका वजन कैलकुलेट किया था तो वो लगभग 50 ग्राम था। और ये 2011 की बात है दोस्तों, अब तो और भी बढ़ गया होगा।
और ये था इंटरनेट से रिलेटेड हमारा फैक्ट नंबर 2। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। और फैक्ट नंबर 1 है प्रोसेसर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के दिमाग के बारे में। क्या आपको पता है कि इंटेल के i7 प्रोसेसर के सेकेंड जनरेशन में 100 करोड़ तक ट्रांजिस्टर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ ट्रांजिस्टर एक छोटे से चिप के अंदर होते हैं, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और ये माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि आपको पता है कि वो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम करता है। और इस छोटे से चिप के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और डायोड्स होते हैं। और मैं आपको ट्रांजिस्टर्स के बारे में बताऊं तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है जो कि स्विच या एम्पलीफायर का काम करता है। और क्या आपको पता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कब इन्वेंट हुआ था? वो हुआ था 1971 में, और वो इन्वेंट किया था इंटेल कंपनी ने। उसका नाम था इंटेल 4004, जिसके अंदर लगभग 2300 ट्रांजिस्टर थे। और अभी के प्रोसेसर में लगभग 100 करोड़ ट्रांजिस्टर है दोस्तों। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें कैसे दिन में दिन छोटी होती जा रही है। ये थे 7 फैक्ट कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों। सो कैसे लगे दोस्तों कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही में मेरे जितने भी चैनल्स है उसके नाम स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दी है आपके लिए, और मेरी वेबसाइट learnmopro.com उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जरूर चेक कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ नया सीखने के लिए। हमेशा तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यही हमारा रहेगा हमेशा स्लोगन। अपना ख्याल भी रखिए। बाय बाय।